कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 12 दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन। कल हमने मिनरल न्यूट्रिशन का एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया था जिसमें हमने देखा था कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने जाना था कि जो मिनरल न्यूट्रिशन होता है, जो मिनरल्स है, मिनरल स्टडी में हम क्या पढ़ने वाले थे। तो हमने जाना मिनरल स्टडी में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि मिनरल्स का सोर्स क्या है, यानी स्रोत, कहाँ से मिनरल्स प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद हमने देखा एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से होगा, वो हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी इसका वितरण किस प्रकार से हो रहा है। देन हम देखेंगे कि इसका जो मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिनरल्स बाय फॉर देयर ग्रोथ, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि ये जो मिनरल्स हो रहे हैं, मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है प्लांट्स के थ्रू, ये क्यों हो रहा है, प्लांट्स को क्या ऐसी आवश्यकता है कि प्लांट्स मिनरल का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। तो किस किस चीज के लिए है, प्लांट की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, यानी कि प्लांट की जो वृद्धि होगी, प्लांट का जो विकास होगा, और प्लांट का जो स्ट्रक्चर यानी संरचना है, या फिर उसकी फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन, सारी ही चीजें किससे संबंधित है, मिनरल से संबंधित है। इसीलिए हमें मिनरल्स की स्टडी की आवश्यकता है। उसके बाद हमने देखा था कि ऐसे क्या क्या मेथड्स है। उसके बाद हमने कहा था कि मिनरल्स हैं और हमें मिनरल्स की स्टडी करनी है, यानी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं मिट्टी में। आपने जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने कल भी आपको बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट 60 से ज़्यादा मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इन सारे ये इतने सारे जो मिनरल्स होते हैं, हमें ये आइडेंटिफाई करना था कि किस मिनरल का क्या फंक्शन है, यानी कि जो मिनरल्स है या फिर जो न्यूट्रिएंट है या फिर जिसे हम पोषक तत्व भी कहते हैं, उसका क्या फंक्शन है, क्यों प्लांट इसे एब्जॉर्ब कर रहा है, ये प्लांट में क्या ऐसा कार्य कर रहा है, अगर ये मिनरल्स प्लांट को नहीं दिया जाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम मिट्टी में यानी सॉइल में इसकी स्टडी करते हैं तो ये इसका जो रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, मिट्टी का जो सरफेस एरिया होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो जो मिट्टी का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है तो क्या होता है वहाँ पे मिनरल्स का हम मिनरल्स की स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्या करना है, हम किस प्रकार से मिनरल की स्टडी कर सकते हैं। एक प्लांट है, प्लांट में हमने कोई स्पेसिफिक मिनरल्स को हमने वहाँ से निकाल दिया, पूरी तरीके से हमने उसे हटा दिया। उसके बाद हमने देखा कि प्लांट पर उस मिनरल्स को हटाने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मिट्टी से किसी मिनरल्स को पूरी तरह हटाना पॉसिबल नहीं था। अगर हम उस मिनरल्स को पूरी तरह हटा भी देते हैं समहाउ, तो जो उसमें प्रभाव देखने को मिलते हैं, यानी प्लांट में जो प्रभाव देखने को मिलते हैं, ये भी फिक्स नहीं था कि जो प्रभाव हम देख रहे हैं वो उसी मिनरल्स की कमी के कारण है। इसीलिए मिनरल्स की स्टडी के लिए हमने यहाँ पे एक मेथड आया था जिसे हमने क्या कहा था, जिसे हमने कहा था हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में हमने क्या देखा था, क्या होता है हाइड्रोपोनिक्स, ये जो प्लांट हम ग्रो कराते हैं उसमें सॉइललेस कल्चर कराते हैं, यानी किसी भी प्लांट को हम ग्रो करा रहे हैं तो वहाँ पे हम मिट्टी का यूज नहीं कर रहे हैं, बिना मिट्टी के ही प्लांट यहाँ पे ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमने इमेज भी देखी थी कल, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ये जो प्लांट ग्रो हो रहे हैं और ये इनकी क्या है, रूट्स है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉइललेस कल्चर हो रहा है, मिट्टी के बिना कल्चर करा रहे हैं। किस प्रकार से हम करा रहे हैं, हमने इमेजेस के थ्रू देखा था। हमने यहाँ पे देखा कि ये क्या है, एक सेटअप है, इसमें हमने क्या है, ये पानी से भरा हुआ है, इसमें न्यूट्रिएंट है, सारे जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, जितने भी मिनरल्स है, हमने यहाँ पे डाल लिए हैं। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एयर डाल दी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लांट्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए हमने यहाँ से एयर डाल दी और यहाँ से न्यूट्रिएंट ऐड होते जा रहे हैं। अब प्लांट को क्या है, प्लांट को सारी ही चीजें यहाँ पे मिल गई हैं, न्यूट्रिएंट भी मिल गए हैं, ऑक्सीजन मिल रही है और प्लांट यहाँ पे क्या है, ग्रो हो रहा है। तो ये हमने लेबोरेटरी मेथड देखा था। सेकंड जो हमने मेथड देखा वो हमने क्या देखा, कमर्शियल लेवल पे हमने देखा किस प्रकार से हाइड्रोपोनिक्स का यूज करके प्लांट को यहाँ पे ग्रो कराया जा रहा है। यहाँ तक की बात हमने कर ली थी, हमने देखा था हाइड्रोपोनिक्स का यूज करके यहाँ पे किस प्रकार से हम प्लांट को ग्रो करा रहे हैं।
उसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंस आती है हाइड्रोपोनिक्स की। हमने हाइड्रोपोनिक्स के बारे में पढ़ लिया है, तो ये सारे ही इम्पोर्टेंस हमारे पास आते हैं। जैसे कि हमें न्यूट्रिएंट्स का रोल पता चलता है कि क्या क्या फंक्शन होता है न्यूट्रिएंट का। उसके बाद हमने कहा कोई एक न्यूट्रिएंट अगर प्लांट को नहीं दिया जाता है तो उसके क्या सिंड्रोम होते हैं, यानी उससे कौन सी बीमारी कॉज होती है, कौन सा ऐसा लक्षण है जो प्लांट में देखा जाता है। उसके बाद हमने क्रिटिकल कंसंट्रेशन की बात की थी, और लास्ट में हमने देखा था कमर्शियल ग्रोथ ऑफ प्लांट। कमर्शियल ग्रोथ क्या होती है कि हम प्लांट को कमर्शियल लेवल पे उगा रहे हैं, यानी कि उत्पाद को प्राप्त करने के लिए उगा रहे हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था, टमाटर को इसी प्रोसेस के थ्रू यानी हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू उगाया जाता है, और इसे किसके लिए, मार्केटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो इसी को कहते हैं कमर्शियल ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू हाइड्रोपोनिक्स। यानी हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा क्या हो रहा है, प्लांट की जो कमर्शियल ग्रोथ कराई जा रही है। यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। तो आज हमारे पास जो नया टॉपिक आता है वो है एसेंशियल मिनरल एलिमेंट। अब हम देखेंगे, मैंने आपको कहा कि अभी आप देखेंगे कि मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। लगभग 105 मिनरल्स पाए जाते हैं मिट्टी में, और उनमें से 60 से 65 जो मिनरल्स होते हैं प्लांट उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इतने सारे जो मिनरल्स होते हैं, इतने सारे जो मिनरल्स प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, अब हमें ये देखना है क्या वो प्लांट के लिए एसेंशियल है, यानी कि क्या प्लांट के लिए सारे ही मिनरल आवश्यक हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि जितने मिनरल्स प्लांट, जब हमने पढ़ा था जब पौधों में परिवहन की बात हम कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट है वो 60 से 65 मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सारे ही जो मिनरल्स होते हैं उन सारे ही मिनरल्स की आवश्यकता प्लांट को होती है। कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनकी प्लांट को आवश्यकता होती है, और उन्हीं का यूज प्लांट के द्वारा किया जाता है। अब हमने अभी बात की है कि प्लांट कितने मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, 60 टाइप के मिनरल्स को। लगभग 60 से 65 जो मिनरल्स होते हैं वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि क्या ये सारे ही 60 जो मिनरल्स होते हैं, क्या ये 60 के 60 मिनरल्स प्लांट के लिए आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है नहीं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने जब आपको बताया था, जब मैं आपको पढ़ा रही थी कि जो पानी का जो वे होता है, तो हमने 2 वे वहाँ पे पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि एक वे में जो पानी होता है वो बाहर से निकल रहा है, यानी कि वो सेल के अंदर एंटर नहीं हो रहा है, और एक टाइप का जो रूट है वो सेल के अंदर से वहाँ पे जा रहा है। उसके बाद हमने देखा था, ये एपिडर्मिस की हम बात कर रहे थे। जब एंडोडर्मिस में की बात आई, तो एंडोडर्मिस क्या करता है, छन्नी करता है मिनरल्स की, यानी कि एंडोडर्मिस से आगे वही मिनरल्स जाएगा जहाँ पे जिस मिनरल्स की आवश्यकता होगी। प्लांट ने 60 टाइप के मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लिए, कहाँ पे किए, एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस क्या होती है, बाहरी सतह होती है, सबसे बाहरी जो सतह होती है वो एपिडर्मिस होती है। तो एपिडर्मिस तक तो प्लांट ने बहुत सारे मिनरल्स को क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन जो एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस क्या होगा, अब एपिडर्मिस बाहर है, एंडो जैसे एंडो नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि अंदर की साइड होगा, यानी कि एंडोडर्मिस से आगे वही मिनरल्स जाएंगे जिनकी आवश्यकता प्लांट को होती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से मिनरल्स होते हैं जो प्लांट के लिए एसेंशियल है। उसमें हम देखेंगे कुछ ऐसे क्राइटेरिया होते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं, या फिर कुछ ऐसे गुण होते हैं जो निर्धारित करते हैं कि ये प्लांट के लिए आवश्यक है या नहीं है। उससे पहले हम ये पढ़ लेंगे। तो आप देखेंगे approximately 105 minerals have been discovered, out of which about 60 to 65 minerals are absorbed by plant from the soil. क्या बात आपको बताई गई है, आपको बताया गया है कि मिट्टी में लगभग कितने 105 मिनरल्स होते हैं, 105 मिनरल्स पाए जाते हैं मिट्टी में लगभग। उसमें से 60 से 65 यानी 60 से 65 जो मिनरल्स होते हैं उन्हें प्लांट एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से, सॉइल से। आपको ये पता होना चाहिए कि मिनरल्स कहाँ से एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं। उसके बाद आता है डिफरेंट प्लांट स्पीशीज एब्जॉर्ब डिफरेंट मिनरल्स। अब यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि जो अलग अलग प्लांट की जो अलग अलग स्पीशीज होती है, तो अलग अलग स्पीशीज क्या करेगी, डिफरेंट मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगी। ऐसा नहीं है कि जो 60 मिनरल्स एक स्पीशीज ने यहाँ पे एब्जॉर्ब किए हैं वही 60 मिनरल्स। तो हमने यहाँ पे क्या बात की, हमने कहा ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पीशीज है वो 60 मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही है और वही सेम 60 की 60 मिनरल्स कोई और स्पीशीज वहाँ पे क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग स्पीशीज अलग अलग टाइप के मिनरल्स को यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं।
नेक्स्ट आप देखेंगे सम ऑफ एसेंशियल मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी ग्रोथ यानी उनकी वृद्धि के लिए और उनके विकास के लिए। उसमें से आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इंक्लूड कैल्शियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया और सल्फर हो गया। यानी कि आपको यहाँ पे कुछ मिनरल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब आपके पास मिनरल्स के नाम आने शुरू हो गए हैं। अब आपको मिनरल्स के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से यहाँ पे आए हैं, कैल्शियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया और सल्फर हो गया है। ये सारे ही क्या है, मिनरल्स हैं। इनके आपको नाम याद रखने हैं। प्लस क्या बताएगी आपको यहाँ पे, ये जो सारे ही मिनरल्स हैं क्यों इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ यानी वृद्धि और विकास के लिए। अब हमने कहा कि इन जो प्लांट 60 टाइप के मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, उनमें से कौन से मिनरल्स प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका एक क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया यानी कुछ एक विशिष्ट गुणधर्म होते हैं। उन गुणधर्मों के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा मिनरल्स प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा मिनरल्स प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि हमने कहा, जैसे अगर हम अपने बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि हमने कहा कि हमारी बॉडी के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि उस चीज़ का, यानी अगर हम भोजन की बात करें तो हम देखते हैं इस भोजन का हमारी बॉडी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने भोजन का चयन करते हैं। हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी के लिए चाहिए, ऊर्जा के लिए चाहिए। अगर आप बहुत फिजिकल वर्क करते हैं, यानी कि आप क्या करते हैं, शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। अगर आप क्या करते हैं, ज़्यादा शारीरिक कार्य नहीं करते हैं, तो आप कार्बोहाइड्रेट सामान्य मात्रा में लेते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, यह हम फंक्शन यानी कार्य के आधार पर अपने भोजन का चयन कर रहे हैं। वैसे ही क्या होता है, प्लांट्स में भी कुछ गुणधर्मों के आधार पर प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मिनरल्स का चयन करते हैं, कौन सा मिनरल्स उनके लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आएगी वो क्या आएगी, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। यानी कि कौन सा मिनरल प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए क्राइटेरिया होता है, कुछ विशिष्ट गुणधर्म होते हैं। उसके आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि ये मिनरल्स प्लांट के लिए आवश्यक है यानी कि नेसेसरी है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया या फिर सबसे पहली जो गुणधर्म या विशेषता क्या होती है, तो आप पढ़ेंगे सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अमंग द प्लांट। यानी कि वो मिनरल जो कि प्लांट को सपोर्ट करता है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में, यानी कि वृद्धि और प्रजनन में जो भी मिनरल्स प्लांट को सपोर्ट करता है, एक तो वो इम्पोर्टेंट होगा किसके लिए, प्लांट के लिए। सेकंड, in the absence of the element the plants are not able to complete their life cycle or set the seed। यानी कि जो भी मिनरल्स प्लांट की सहायता करता है उसकी वृद्धि में और उसके प्रजनन में यानी ग्रोथ में और रिप्रोडक्शन में, वही मिनरल्स प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उस मिनरल की एब्सेंस में प्लांट क्या करता है, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता है, यानी अपने जीवन चक्र को कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो क्या होता है ये लाइफ साइकिल, सिंपली हमने क्या कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका क्या होता है, बॉर्न होता है, जन्म होता है, मेच्योरिटी आती है, उसके बाद रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, उसके बाद वो उसमें ओल्ड एज आती है और उसकी डेथ हो जाती है, और यही जो चक्र है इसी को जीवन चक्र कहते हैं। यानी कि जिस मिनरल की एब्सेंस में कोई भी प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, वो ही जो मिनरल्स है वो एसेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है। प्लस वो मिनरल क्या करेगा, डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में। पहली बात हमें पता चल गई है कि कौन सा मिनरल्स प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सेकेंड बात यहाँ पे क्या आती है, द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट। अब क्या आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, हमने कहा फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि किसी प्लांट को आयरन की आवश्यकता है। हमने कहा चलो अभी आयरन नहीं है तो हम क्या करते थे, मैग्नीशियम दे देते हैं। तो मैग्नीशियम अगर आयरन की आवश्यकता को पूरा कर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आयरन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आयरन नहीं भी है तो मैग्नीशियम है हमारे पास। यानी कि आयरन की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे मैग्नीशियम ऑलरेडी हमारे पास है।
यही चीज कह रहा है, किसी एक एलिमेंट हो गया या किसी एक मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए कोई दूसरा मिनरल्स नहीं होना चाहिए, वही एसेंशियल होता है, वही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हमने कहा आयरन की कमी को सिर्फ आयरन ही पूरा कर सकता है। इसका क्या मतलब है? आयरन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयरन की कमी को आयरन ही पूरा करेगा, कोई और पूरा नहीं करेगा, यानी कि आयरन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। अगर किसी एलिमेंट को, अगर किसी मिनरल्स को हम क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि किसी मिनरल्स की कमी को कोई दूसरा अगर पूरा कर पा रहा है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे हम एसेंशियल नहीं मानेंगे, उसे हम आवश्यक नहीं मानेंगे, क्योंकि उसके ना होने पे भी उसकी कमी पूरी हो रही है। लेकिन अगर कोई ऐसा मिनरल है कि जिसकी कमी को कोई और पूरा नहीं कर पा रहा है, वही मिनरल्स क्या हुआ? अपनी कमी को पूरा करेगा, वही एसेंशियल होगा। यही बात आपको यहाँ बताई जा रही है। द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक, यानी कि जो एलिमेंट हो गया या फिर जो मिनरल्स हो गया या फिर जो न्यूट्रिएंट हो गए हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफिक यानी विशिष्ट होनी चाहिए, और ये रिप्लेस नहीं होना चाहिए। उसी को हम क्या करते हैं? उसी को हम एसेंशियल एलिमेंट या एसेंशियल मिनरल्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि हम कभी मिनरल्स कह रहे हैं, कभी एलिमेंट कह रहे हैं, और कभी हम क्या कह रहे हैं? न्यूट्रिएंट कह रहे हैं। ये सारी ही चीजें क्या होती हैं? हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी पोषण के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आप देखेंगे कुछ क्या होते हैं? कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ एलिमेंट होते हैं। तो इस प्रकार से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हम पोषण के बारे में बात कर रहे हैं। सारी ही चीजें क्या है? पोषण प्रदान कर रही है प्लांट को। तो हमने क्या कहा कि हर एक मिनरल स्पेसिफिक होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए। उसकी कमी को अगर कोई और पूरा नहीं कर पा रहा है तो वो क्या है? विशिष्ट है। नेक्स्ट आप देखेंगे, इन अदर वर्ड्स एवरी एलिमेंट हैज एन इम्पोर्टेंट रोल असाइन्ड एंड द लैक ऑफ एलिमेंट कांट बी फुलफिल बाय अनदर। यही बात हमने अभी तक कर ली है कि किसी भी एलिमेंट की कमी को कोई दूसरा जो एलिमेंट है या फिर कोई दूसरा जो मिनरल्स है वो पूरा नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कौन से मिनरल प्लांट के लिए आवश्यक होते हैं। वही मिनरल आवश्यक होंगे जिनका जो रोल होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले हमने कहा वो मिनरल जो प्लांट की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सेकेंड हमने कहा वो मिनरल्स जिनकी कमी को कोई और पूरा नहीं कर सकता है, यानी कि अपनी कमी को पूरा करने के लिए वो सिर्फ खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि हम उसे रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, और उस जो मिनरल्स की कमी को कोई और पूरा नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसकी वहाँ पे प्रेजेंस यानी उपस्थिति अनिवार्य है। थर्ड हमारे पास क्या है? हमने कहा द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट, यानी कि जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है प्लांट के अंदर, जो मिनरल्स होते हैं या फिर जो एलिमेंट होते हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होने चाहिए। उसे ही हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे? उसे हम एसेंशियल मिनरल्स या फिर एसेंशियल एलिमेंट की कैटेगरी में रखेंगे। ये तीन कैटेगरी हमें दी गई है, आपकी बुक में भी तीन कैटेगरी दी गई है, और इन तीन कैटेगरी के बेसिस पे ही हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट हमारे पास आते हैं। तो अब कितने एलिमेंट हमारे पास आएंगे आप पढ़ेंगे। बेस्ड अपॉन द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी 17 एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड टू बी एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, यानी कि 17 एलिमेंट्स हमारे पास अब आ गए हैं। हमारे पास कितने एलिमेंट आए हैं? 17 एलिमेंट्स यहाँ पे हमारे पास आए हैं। इन 17 एलिमेंट्स में से कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं, और कंबाइंडली हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स मतलब क्या होता है? हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम उन चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं जो प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारे पास 17 टाइप के यानी 17 ऐसे मिनरल्स हैं जो क्या होते हैं? प्लांट के लिए अनिवार्य होते हैं। हमने पढ़ा क्या था? 105 टाइप के मिनरल्स मिट्टी में पाए जाते हैं, उसमें से 60 से 65 टाइप के जो मिनरल्स होते हैं प्लांट उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं, और उसमें से जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो एसेंशियल होते हैं, वो 17 हैं। किस बेसिस पे हमने इन 17 को डिटेक्ट किया है? इन तीन क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने इन 17 को डिटेक्ट किया है। तो अब हम देखेंगे इन 17 एलिमेंट में भी क्या होता है? क्लासिफिकेशन किया गया है इन एलिमेंट का। किस बेसिस पे किया गया है वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले आप क्या करेंगे? ये जो क्राइटेरिया है इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे।
चलिए, ये तो हमने बात की कि कितने जो मिनरल्स होते हैं या कितने जो एलिमेंट्स होते हैं प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आती है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट, यानी कि जो न्यूट्रिएंट हैं या फिर जो मिनरल्स हैं या फिर जो एलिमेंट्स हैं उनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो किस किस बेसिस पे करते हैं? सबसे पहले हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, यानी कि अमाउंट के बेस पे, यानी हमने सबसे पहले अमाउंट देखा कि अमाउंट के बेसिस पे यानी मात्रा के आधार पर हमने सबसे पहले इन्हें क्या किया, क्लासिफाई किया। तो कितने टाइप के हमारे पास आए? दो आए। सबसे पहला जो हमारे पास आया वो आया मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा जो हमारे पास आया वो आया माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो हमने किसके आधार पर इन्हें क्लासिफाई किया है यानी वर्गीकृत किया है? हमने अमाउंट यानी कि मात्रा के आधार पर किया है। सेकंड हम किसके आधार पर करेंगे? सेकंड हम करेंगे फंक्शन यानी कार्य के आधार पर हम देखेंगे कि कितने कितने जो यहाँ पे मिनरल्स होते हैं उनका क्या क्या कार्य होता है। सबसे पहले हम देखेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि आपने वेट के बारे में पढ़ा होगा, 3 प्रकार के वेट के बारे में आपने प्लांट के पढ़ा होगा। आपने देखा होगा सबसे पहला होता है फ्रेश वेट, सेकंड होता है ड्राई वेट और थर्ड होता है ऐश वेट। कितने टाइप के वेट की बात की? हम यहाँ पे वेट के बारे में बात कर रहे हैं। हमने सबसे पहले कहा फ्रेश वेट है, सेकंड हमने ड्राई वेट के बारे में बात की और लास्ट होता है ऐश वेट। तो अभी हमने सिर्फ हमारा काम किया है फ्रेश वेट से है और ड्राई वेट से। फ्रेश वेट क्या होता है? फ्रेश वेट यानी कि जैसे कि आपने जो प्लांट को एज इट इज आपने कोई लीफ ली, कोई पत्ती को तोड़ा और उसका वेट लिया, तो वो क्या है? फ्रेश वेट है। ड्राई वेट क्या किया आपने? आपने उस पत्ती को क्या कर दिया? सुखा दिया। सुखाने से क्या हुआ? उसमें जो पानी प्रेजेंट था, उसमें जो पानी था वो क्या हो गया? पानी का इवेपोरेशन हो गया, यानी पानी वहां से हट गया है। अब वो क्या है? ड्राई वेट है। ऐश वेट क्या होता है? जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं यानी आपने क्या कर दिया? उस पत्ती को जला दिया, अब आप उसका ऐश वेट देख रहे हैं। तो हमने कहा यहाँ पे हम बात करेंगे ड्राई वेट की। अगर हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट को यहाँ पे डिफाइन करना है तो हम बात करेंगे किसकी? ड्राई वेट की। तो हमने कहा अगर हम किसी प्लांट को क्या करा देते हैं? ड्राई करा देते हैं। ड्राई कर लिया हमने और उसमें किसी न्यूट्रिएंट की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? मोर देन 10 मिली मोल पर केजी। कितना होता है? हमने कहा मोर देन कितना होता है? मोर देन 10 मिली मोल पर केजी। यानी कि अगर ड्राई वेट हमने लिया किसी प्लांट का और उसमें किसी भी मिनरल्स की जो मात्रा है वो 10 मिली मोल से अधिक है पर केजी में, तो वो क्या कहलाता है? वो होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। यानी कि हम इसे यहाँ पे लिखेंगे, कितना होगा ये? मोर देन 10 मिली मोल पर केजी। और यहाँ पे इसे हम क्या करेंगे? मैक्रो न्यूट्रिएंट कहेंगे। अगर हम बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट की तो हमने क्या कहा? लेस देन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमने क्या किया? हमने ड्राई वेट लिया किसी भी एक प्लांट का, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने एक पत्ती का ड्राई वेट ले लिया।
क्या होता है ड्राई वेट? हमने कहा हमने पत्ती को सुखा दिया है। अब अगर सुखा दिया है तो उसमें क्या होगा? उसमें पानी नहीं होगा। तो जब हमने ड्राई वेट लिया तो जब हमने किसी न्यूट्रिएंट को देखा या किसी मिनरल्स को देखा तो उसमें उसकी मात्रा कितनी थी? मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी। उसे हमने क्या कहा? मैक्रो न्यूट्रिएंट का। यानी कि आपको क्या पता चल रहा है? अगर हम साधारण भाषा में कहें, मैक्रो न्यूट्रिएंट की जो मात्रा होती है वो अधिकतम होती है प्लांट में। यानी कि प्लांट को जिन भी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है उसे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट कहेंगे। और माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन होंगे? माइक्रो। क्या आता है? माइक्रो। जैसे कि आप माइक्रो जहाँ पे वर्ड आया वो क्या होगा? सूक्ष्म होगा। माइक्रो का मतलब ही सूक्ष्म होता है। आप क्या कहते हो? माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। क्या हो रहा है यहाँ पे? माइक्रो क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे? सूक्ष्मता को, यानी कि सूक्ष्म को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि जिस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता प्लांट को स्मॉल अमाउंट में, कम अमाउंट में होती है उसे हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा। और जब हमने इसका ड्राई वेट लिया तो कितना था? लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी इसकी मात्रा थी। आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट में। आपको मैक्रो समझ नहीं आ रहा था, आप माइक्रो को देखिए। माइक्रो मतलब होता है कम, यानी कि सूक्ष्म, यानी जो न्यूट्रिएंट जिस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता प्लांट को कम मात्रा में होगी तो उसे हम कहेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट। और जिस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता अधिक मात्रा में होगी उसे हम कहेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट। अब क्या होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट? उसे हम पढ़ लेते हैं। आप पढ़ेंगे द प्लांट्स रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ दिस कंपोनेंट्स। क्या कह रहा है? हाई अमाउंट। हाई अमाउंट होता है यानी कि ज्यादा, अधिक मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। सेकंड आपने क्या किया? अब यहाँ पे एग्जांपल आपके पास आ गए हैं। कौन कौन से होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट? सबसे पहला होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये सारे ही क्या होते हैं? ऑल आर फाउंड इन इट। यानी कि जितने भी यहाँ पे आपको नाम दिए गए आपको इन सबके नाम याद रखने हैं, क्योंकि आपके पास आ सकता है कि बताइए जो मैक्रो न्यूट्रिएंट के यहाँ पे एग्जाम्पल बताइए। तो सारे ही नाम आपको याद रखने। कितने यहाँ पे हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने यहाँ पे हो गए हैं? यहाँ पे इनका जो अमाउंट है कितना है? 9 है। यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात आएगी तो कितना अमाउंट हमारे पास, कितने मैक्रो न्यूट्रिएंट हमारे पास आ गए हैं? 9 हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट आ गए हैं। नाम क्या है? सबसे पहला है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं। उसके बाद आप देखेंगे CO2 एंड H2 आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल होता है वो किस किस के स्रोत हैं? कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। ये जो 3 प्रकार के जो हमारे पास यहाँ पे जो 3 प्रकार के न्यूट्रिएंट हमारे पास आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? CO2 से और H2O से। अदर आर रिसीव्ड एज मिनरल नरिशमेंट फ्रॉम द सॉइल। और अदर जो कहाँ से हमें मिलते हैं? वो हमें मिलते हैं सॉइल से। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ने से पहले आप इसकी डेफिनेशन को यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए, ये तो बात की हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में। मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे 2 वर्ड आते हैं, एक तो आता है न्यूट्रिएंट और दूसरा आता है मिनरल्स। जैसे कि आपने यहाँ पे लास्ट लाइन में देखा, आपने देखा कि यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? यहाँ से हमें प्राप्त हो रहे हैं। और जो मिनरल्स हमें प्राप्त हो रहे हैं वो सॉइल से प्राप्त हो रहे हैं। तो हमने कहा कि बताइए कि मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें, यानी कि सबसे जो ज्यादा जो मिनरल्स पाए जाते हैं या फिर सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा न्यूट्रिएंट होता है? अभी हम बात करें न्यूट्रिएंट की बात करें तो हमने कहा कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा न्यूट्रिएंट है। ये सारे हमारे पास इन 9 में से हमें बताना है। तो हमारे पास 2 कंडीशन आती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एक तो होता है ड्राई वेट और एक होता है फ्रेश वेट। अगर हम फ्रेश वेट के बारे में बात करेंगे तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो न्यूट्रिएंट है वो होगा ऑक्सीजन। वो क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। और अगर हम ड्राई वेट की बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला न्यूट्रिएंट होगा कार्बन। इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए किसकी बात हो रही है यहाँ पे?
न्यूट्रिएंट की बात हो रही है। हमने क्या पूछा है, न्यूट्रिएंट पूछा है, यहाँ पे मिनरल्स नहीं पूछा है। अभी हम देखेंगे न्यूट्रिएंट और मिनरल्स में क्या डिफरेंस है। क्या हमने कहा कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। हमने कहा अगर हम फ्रेश वेट की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और हमने कहा अगर हम ड्राई वेट की बात करते हैं तो यहाँ पे कार्बन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये तो बात थी न्यूट्रिएंट की। अब अगर हम बात करें कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला मिनरल्स बताइए, तो मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स वो होते हैं जो कि सॉइल से क्या होते हैं, सॉइल से प्राप्त किए जाते हैं, मिट्टी से प्राप्त किए जाते हैं। हमने लास्ट लाइन में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा कि यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, या तो CO2 से प्राप्त हो रहे हैं या H2O से प्राप्त हो रहे हैं, मिट्टी से प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इसीलिए आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ये चीजें याद रखनी है। आपको ये याद रखना है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही न्यूट्रिएंट है लेकिन मिनरल्स नहीं है। तीनों ही क्या है, तीनों ही न्यूट्रिएंट होंगे लेकिन मिनरल्स नहीं है। तो अगर बात आए कि अभी हम न्यूट्रिएंट की बात कर रहे थे तो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन आ गया, लेकिन अगर हम बात करें मिनरल्स की, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले मिनरल्स कौन सा है, तो हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। यानी कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अगर कोई मिनरल्स हम बात करें तो वो क्या है, नाइट्रोजन है। आपको ये याद रखना है कि अगर हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिएंट की तो सबसे अधिक मात्रा में फ्रेश वेट में ऑक्सीजन है, ड्राई वेट में कार्बन है, और अगर हम बात करें मिनरल्स की तो मिनरल्स में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाएगा, नाइट्रोजन पाया जाएगा। और अगर हम बात करें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तीनों ही क्या है, तीनों ही यहाँ पे न्यूट्रिएंट है लेकिन मिनरल्स नहीं है, क्योंकि मैं बार बार आपको कह रही हूँ, हमने लास्ट में पढ़ा other are received as minerals nourishment from the soil। पूरा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हमने कहा CO2 and H2O are the most common sources of the carbon, hydrogen and oxygen, यानी कि ये तीनों हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, हमें CO2 से प्राप्त हो रहे हैं, H2O से प्राप्त हो रहे हैं। और हमने कहा कि अदर, यानी कि जो अदर, यहाँ पे जो अदर न्यूट्रिएंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ से हमें प्राप्त हो रहे हैं, मिनरल की फॉर्म में हम उन्हें प्राप्त कर रहे हैं, और सॉइल यानी कि मिट्टी से हम उसे प्राप्त कर रहे हैं। ये तो क्या था, मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में था। आपको ये सारे ही पॉइंट्स याद रखने हैं, साथ ही आपको 9 के 9 जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो याद रखने हैं। साथ ही आपको क्या याद रखना है, इनकी जो मात्रा क्या होती है, 10 मिलीमोल पर केजी होती है, किसमें, ड्राई वेट में। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में। के बाद हम देखेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्या क्या होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो आप पढ़ेंगे दीज आर द न्यूट्रिएंट दैट प्लांट्स रिक्वायर्ड इन टीनी क्वांटिटी, यानी कि ये वो न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी आवश्यकता प्लांट को कम मात्रा में होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे, अब इसकी यहाँ पे एग्जाम्पल आ गए हैं, आयरन हो गया, यहाँ पे मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, जिंक हो गया, बोरॉन हो गया, क्लोरीन एंड निकल आर ऑल प्रेजेंट। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी गई किसके, माइक्रो न्यूट्रिएंट के। तो इसकी जो डेफिनेशन है आप अपनी कॉपी में से नोट करेंगे। तो क्लास, आज हमने पढ़ा जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।